सदर ममलकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में अहम कानून साजी के अलावा मुल्क में अमन अमान और सलामती के हवाले से मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की रावलपिंडी में मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी और तरबियती ताउन, अस्करी रवाबित और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन मजबूत बनाने और दरीना ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के अज़्म का अदा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री के अमल का बाकायदा आगाज हो चुका। कयास आराइयों और बेबुनियाद तबसरों की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के वतन वापसी पर नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर बयान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से आईफेक के सदर यां बुको के इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान पायदार फाइनेंस, ग्रीन टेक्सोनॉमी और क्लाइमेट डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क के नफाज के लिए पुरअज़्म है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए मौशी हकीकत बन चुकी है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और क्रिप्टो काउंसिल का क़याम जिम्मेदाराना डिजिटल इनोवेशन की जानिब पेशरफ्त है। वज़ीर खजाना। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सरमायाकारी और सनती ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। काहिरा में वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की अल सवेदी इलेक्ट्रिक के सदर से मुलाकात। इंजीनियर अहमद अल सवेदी का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इम्कानात से आगाह किया। मिस्री कंपनियों की पाकिस्तान के साथ तजारती सनती ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्लाहात और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। जुड़वा शहरों की मेट्रो बस सर्विस की बेहतरी के लिए मुश्तरका को राब्ता कमेटी तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस का इजरा किया गया। ई बसों का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मकसद एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही पैदा करना। बचाव के लिए इख्तराई और पायदार कोशिशों की ज़रूरत है। मोहलिक मर्ज के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मजीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। हम सब मिलकर आइंदा नस्लों की सेहत और फलाह बहबूद की हिफाजत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का एड्स से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। तेजी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए पेश भी इकदाम नागुज़ीर हैं। खुराक, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल जन्म ले सकते हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से हमारी मईशत मजबूत और सरमायाकारी में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब। माली साल 2025-26 के पहले 4 महीनों के दौरान टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। मज़कूरा अरसे में टेक्सटाइल बरामदात 6.4 अरब डॉलर रिकॉर्ड। वैल्यू एडेड शोबों ने इस कारकर्दगी में नुमाया हिस्सा डाला। नेटवर्क की बरामदात 1.9 अरब डॉलर, रेडीमेड गारमेंट्स 1.4 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। दोनों शोबों के लिए भी पहले 4 माह की रिकॉर्ड सतह है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान के कान कनी के शोबे में अहम पेशरफ्त। रेकोडेक मंसूबे से मुल्की मादनियात की सनत में इनकलाब। नायाब मादनियात से माला माल पाकिस्तान में सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम और जेम स्टोन के वसी ज़खायर मौजूद। रेकोडेक मंसूबे से 37 बरस में 74 अरब डॉलर की आमदनी मुतवक्के। रेकोडेक मंसूबा बलूचिस्तान में हज़ारों मुलाजमतें और नए कारोबारी मौके फराहम करेगा। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट। फूड एक्ट 2025 में NLC की शानदार शिरकत। पाकिस्तान ज़रई बरामदात के लिए जदीद लॉजिस्टिक्स का नया दौर। आलमी मंडियों तक ज़रई मसनूआत की बरवक्त और महफूज तरसील के जदीद हल मुतारिफ। फूड एक्ट 2025 से फूड सप्लाई चेन मजबूत, बरामदात में इजाफे की नई राहें हमवार। कोल्ड चेन और हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फूड प्रोडक्ट्स के आलमी मयार के मुताबिक महफूज बनाएंगे। NLC का आज़म।
1971 का मार्का कमालपुर, महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी जवानों का तारीख साज दिफा, दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली की क़यादत में मोर्चों का फौलादी दिफा, मुक्ति बाहिनी की बटालियन साइज फोर्स पर हिकमत अमली के साथ कारी अचानक और तबाहकुन हमला, पेशा वराना फायर डिसिप्लिन से दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान हुआ, 120 भारतीय फौजी मारे गए, भारतीय असलहे और गोला बारूद का बड़ा जखीरा कब्जे में, दुश्मन की पेशकदमी मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाई गई। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली की जुर्रत, हिकमत और कुर्बानी मार्का कमालपुर की सुनहरी दास्तान हमेशा याद रहेगी। IGFC बलूचिस्तान का कोहलू में ई कॉमर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुआयना, बारखान और कोहलू में जदीद डिजिटल स्किल्स की तरबियती क्लासेस जारी, 100 से ज़ायद तलबा और तालिबात की आलमी मार्केट से हम आहंग महारतों की तरबियत, ख़वातीन की खुद इन्हिसारी और घरेलू रोज़गार के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो, नौजवानों की खुद किफ़ालत, डिजिटल तरक्की और रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद मजबूत। FC बलूचिस्तान जदीद तालीम और महारतों के ज़रिए एक पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान की बुनियाद रख रही है। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का बड़ा कारनामा, बड़ी मिकदार में अफगानिस्तान से स्मगलर शुदा मनशियात कब्जे में, मर्दान की निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुख्तलिफ मकामात से 426 किलोग्राम मुनशियात बरामद। ये मुनशियात खैबर पख्तूनख्वा के मकामी सहूलतकारों की मदद से अफगानिस्तान से मर्दान में जखीरा की गई थी। स्मगलर्स का मकसद हालात मुवाफिक होते ही मुनशियात को मुनज़्ज़म बैनुसूबाई गिरोह के जरिए पूरे मुल्क में फैलाना था। तर्जुमान ANF। अफगानिस्तान तालीमी और फ़िक्री दबाव की शदीद जद में, दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए अफ़गान तालिबान के जाबराना पाबंदियाँ, ज़ालिम तालिबान रजीम अफगानिस्तान में खामोश, महरूम और तासुब ज़दा मुआशरा कायम करने की कोशिशों में मसरूफ़। ख़वातीन की तालीम पर कदगन का मकसद दहशत गर्दाना सोच और नस्ल को परवान चढ़ाना है। ख़वातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद बेरोज़गार हो चुकी, इल्मी शोबों की तबाही ने अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल को तारीकी में धकेल दिया। यूनेस्को और यूनिसेफ की रिपोर्ट्स। रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर यूक्रेनी वफ़द से मुज़ाकरा, नतीजा खेज रहे, जंग बंदी के मामले पर मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। अमन मंसूबे में यूक्रेन की तवील मुद्दती खुशहाली की शराइत भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्लोरिडा में यूक्रेनी वफ़द से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू, अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुज़ाकरात के लिए आज मॉस्को रवाना होंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी, मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से शुहदा की तादाद 356 हो गई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। पॉपुलर इसराइल गजा में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक 2 रियासती हल का दिफा जारी रखेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान, मज़लूम फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइली वज़ीर आज़म ने बदअनवानी के मुकदमात में बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांग ली। सऊदी अरब में वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी, कांसी के 3 तमगे जीत लिए। ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने विमेंस मास्टर्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान आर्मी के हवालदार मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स कैटेगरी और इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में मेडल्स हासिल किए। चैंपियनशिप के मेंस इवेंट में 57 ममालिक जबकि खवातीन मुकाबलों में 18 ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मोनाको में आलमी एथलेटिक्स अवार्ड्स की सालाना तकरीब, स्वीडन के आलमी रिकॉर्ड होल्डर अरमाइन डुप्लांट्स और अमेरिका की सिडनी मैकलॉफलिन साल के बेहतरीन एथलीट्स करार। 26 साल डुप्लांट्स पूरे साल में 16 मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहे। डुप्लांट्स ने रवा साल पूल वॉलेट में 4 नए आलमी रिकॉर्ड बनाए। सिडनी मैकलॉफलिन भी साल 2025 में 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स में नाकाबिले शिकस्त रहीं। अमरीकी एथलीट ने टोक्यो में आलमी चैंपियनशिप में 400 मीटर का टाइटल अपने नाम किया। और अतालवी फुटबॉल लीग सीrie नापोली ने रोमा को 1 गोल से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल डेविड नेरेस ने खेल के 36वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर नापोली 28 पॉइंट्स के साथ दूसरे, रोमा 27 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर बराजमान है। मिलान की टीम सरे फहरिस्त है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूँ उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले अहम खबर यहाँ पर आपको देते हैं। सदर मुमलकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए तलब किया है। इजलास में अहम कानून साजी के अलावा मुल्क में अमन व अमान और सलामती के हवाले से मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। और सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास का 51 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी किया गया है। निजी कार्रवाई के दिन अरकान मुख्तलिफ प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। पाकिस्तान और मिस्र ने एक दूसरे के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया है। इस बात का अदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुलाती के दरमियान मुलाकात में किया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन दिफ़ा और सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियत इश्तराक और इलाकाई अमन इस्तेहकाम का जायज़ा लिया। इस अज़्म का अदा किया गया कि दिफ़ा और वसी तर स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत और दरीना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा किया जाएगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र की क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाई और इस अमल का इजहार किया कि मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद तौसीह देने में दिलचस्पी रखता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी से मुतालिक बिला जवाज़ गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना कयास आराइयाँ फैलाई जा रही हैं। एक्स पर अपने एक बयान में वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि तकर्रुरी का बाकायदा अमल पहले से ही शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। उनकी वापसी के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि इस मामले पर कयास आराइयों या बेबुनियाद तबसरों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के सदर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए माशी हकीकत बन चुकी है। पाकिस्तान पायदार फाइनेंस, ग्रीन टैक्सोनॉमी और क्लाइमेट डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क्स के नफाज के लिए परअज़्म है। उन्होंने कहा कि SMEs की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी और क्रिप्टो काउंसिल का क़याम ज़िम्मेदार डिजिटल इनोवेशन के जाने पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब GDP में 19% कमी का बायस बने। ग्रीन फाइनेंस इक़दाम और नेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमी पर तेज़ी से पेशरफ्त जारी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि SME सेक्टर में जदीद दस्तावेजी और डिस्क्लोजर सिस्टम्स के लिए इदारा जाती ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अकाउंटिंग इदारों के साथ मजबूत शराकत के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने अल सुवेडी इलेक्ट्रिक के सदर CEO से मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा तजारती और सनती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इंजीनियर अहमद अल स्वेडी ने पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर तिजारत ने मुलाकात में पाकिस्तान के मादनियाती शोबे में मौजूद वसी मौक़े से आगाह किया और बताया कि माइनिंग सेक्टर में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ रही है। जाम कमाल खान ने IT और टेक्नोलॉजी सर्विसेज के शोबों में भी मिस्री कंपनीज को शानदार मौक़े से आगाह किया। मुलाकात में दोनों ममालिक ने सरमायाकारी और सनती ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मुलाकात की। मुलाकात में रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस को मज़ीद फ़ाल बनाने, स्टेशन की हालत बेहतर करने और बस सर्विस के रूट में तोसी के इम्कान पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर मेट्रो बस सर्विस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आवाम की सहूलत और स्मॉग में कमी के पेश नज़र इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की अहमियत बढ़ गई है। इस्लामाबाद में तारीख में पहली मरतबा इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया और इनका दायरे कार बढ़ाया जा रहा। सूबाई वज़ीर ने पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शोबे में जारी इस्लाहात और बेहतरी के इक़दाम से भी वफाकी वज़ीर को आगाह किया। और इंसानी तारीख के मुहलिक तरीन मर्ज़ एड्स और इससे बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही और लोगों को मालूमात देना है।
ایڈز کا مرض HIV وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے جو انسانی مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے، جس سے جسم کے لیے انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مہلک مرض کا کوئی مکمل علاج نہیں، تاہم جدید ادویات ایڈز کے حملے اور اس کی علامات پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی صحت مند طرز زندگی، اچھی نیند، صحت بخش غذا، سگریٹ نوشی سے پرہیز، کسی بھی قسم کے انفیکشن سے بچاؤ کی کوشش بھی ایڈز کے قابو پانے میں مدد دے سکتی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ نظام صحت کو مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ افادیت اور رسائی پر توجہ مرکوز ہے۔ ایڈز کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ تمام شہریوں بالخصوص کمزور اور محروم طبقات تک بیماری کی روک تھام، تشخیص، علاج اور نگہداشت کی مساوی سہولیات فراہم کرنا حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ صحت کا تحفظ بنیادی شہری حقوق میں شامل ہے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت صوبوں کے تعاون سے مقامی سطح پر بھی اقدامات کو بارآور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ HIV کا مرض دنیا بھر میں نظام صحت کی افادیت اور مؤثر کارکردگی کا امتحان لے رہا ہے۔ مجموعی طور پر انسان دوست رویہ نظام صحت کی جدت کے لیے سرمایہ کاری سے ہی HIV کی طرف رد عمل مضبوط، جامع اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام الناس کو HIV وائرس کے بارے میں آگاہی دینا اور اس سے متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ HIV جو کہ ایڈز کی وجہ بنتا ہے اور مختلف انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے یہ دن بدن تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بارے میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ۔ یہ دن اس وجہ سے منایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے۔ یہ خون دینے سے بھی لوگوں کو ہو سکتا ہے، خاص طور پہ یہ جو کنٹیمینیٹڈ سرنجز ہوتی ہیں، یہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اب تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ نشہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو دو چار لوگ اکٹھے بیٹھ کے جب آپ ایک ہی سرنج استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی HIV ایڈز پھیل سکتا ہے ہمارے لوگوں میں۔ پھر سب سے بڑھ کے خاص طور پہ ہمارے جو باربرز ہیں ویلیجز میں یا مختلف ایریاز میں جہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس بیماری کے حوالے سے، وہاں پہ ایک بلیڈ سے مختلف جب کٹس لگتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، تو بلیڈز کے ذریعے بھی کنٹیمینیٹڈ جو بلیڈز ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی HIV وائرس پھیل سکتا ہے۔ یہ کیوریبل ہے، ٹریٹیبل ہے، وقت کے اوپر اس کا ٹریٹ کرنے سے ہم اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں۔ ایڈز کے انسداد اور آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر سکھر میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور خواجہ سرا کمیونٹی نے شرکت کی۔ واک سکھر ہسپتال سے شروع ہو کر سکھر پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ HIV ایڈز ایک جان لیوا مرض ہے اور عوام میں اس کے بارے میں لا علمی اور ٹیسٹ سے گریز کے باعث کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے پیش کی اقدامات ناگزیر ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان پاپولیشن سمٹ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آبادی میں تیزی سے اضافے سے مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ آبادی میں بے پناہ اضافے سے وسائل کی کمی کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوراک، تعلیم، صحت اور سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ نادرا ڈیٹا بیس سے آبادی کے درست شمار کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام سے ہماری معیشت مضبوط اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد میں منعقدہ پاپولیشن سمٹ 2025 میں سینیٹر شیری رحمان نے خطاب کرتے ہوئے ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو سنگین مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافے سے ملکی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور صحت، تعلیم اور روزگار کے شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری رحمان نے آگاہ کیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی، پانی کی کمی اور موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے حقیقی خطرات ہیں اور یہ ایک طرح کا ٹائم بم ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بڑے معاشی چیلنجز پیدا کر رہی ہے، جس کے فوری حل کے لیے حکومتی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا ہے کہنا کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں پنجاب صفائی، ٹیکنالوجی اور گورننس میں نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ فوربس کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبہ ہر گلی، سڑک اور بازار کی صفائی کو ریئل ٹائم میں مانیٹر کر رہا ہے۔
اور وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام چند ماہ میں عالمی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ امریکی کانگریس کے بعد عالمی جریدہ فوربس بھی مریم نواز کی کارکردگی کا معترف ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ فوربس میگزین نے تسلیم کیا کہ مریم نواز نے 75 سالوں کا مسئلہ چند ماہ میں حل کر دیا۔ اسما بخاری نے کہا کہ پہلے صفائی صرف شہروں کے پوش علاقوں میں ہوتی تھی، اب دیہاتوں میں بھی صفائی کا وہی سٹینڈرڈ ہے جو شہروں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوربس میگزین نے مریم نواز کے ماحول دوست اقدامات، ٹیکنالوجی اور گورننس کے ماڈل کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ فوربس میگزین نے اعتراف کیا ہے کہ دنیا پنجاب حکومت کے ستھرا پنجاب پروگرام سے سیکھنا چاہتی ہے۔ مریم نواز صدق کے دل سے پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں اور اسی لیے دنیا ان کے کام کی معترف ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی کچھ بات کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے روز کاروبار میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ آج 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور مارکیٹ نے 1,67,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ مارکیٹ 1,67,413 پوائنٹس تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اب تک 35 کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 18 ارب روپے سے زائد رہی۔ Ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be here, and I want to start with what I heard some of the previous speakers talking about, which is complementing the Dawn Media Group. I have always talked about two existential issues for Pakistan: climate change, population. Because while we talk about the economy and we talk about tomorrow and day after, the next month, the next year, in terms of economic recovery and how we move from stabilization to growth, the reality is that if we have to realize our potential in the country, and there have been various studies, and I keep on going back to the World Bank Group study, which while Elango was here, that came out in terms of where we can go as a $3 trillion economy by 2047, by the time we get to 100. But for that, the roadmap that was laid out, it was very clear that these two existential issues have to be recognized and, more importantly, negotiated اگر ہم نے وہ اپنا پوٹینشیل پورا ریئلائز کرنا ہے۔ تو یہ ڈان میڈیا گروپ obviously led the entire discussion and the public debate, public discourse, and building consensus was earlier on in the year with respect to climate change under Breathe Pakistan, and I was privileged to be part of that discussion as well. And now population. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، and I used to say it in the private sector, I have continued to say it now and while I'm in public service, that we have known the what and why for the longest time. There's no dearth of policy prescriptions. Everything has to do now about implementation and execution, and therefore the how part of it. And the way these discussions happened earlier on in the year with respect to climate change, I sincerely hope that in the next couple of days, as these sessions move forward, we will, and all of you will come back with the how part of it. And I'd learned it, I mentioned it in an earlier session a few weeks back as well, when after I took oath and I went for the IMF World Bank meetings in Washington, and I was asked to come in and join Finance Ministers Coalition for Climate Change. تو میرا پہلا ذہن میں یہ گیا کہ فائنانس منسٹرز کا کیا تعلق ہے اس ساری چیز سے.
But the reality is, when I went there, and whether it's the OECD finance ministers or they were from the emerging markets, it was quite clear that while the ministers of climate change, and in today's context, the Minister of Health and Minister of Population Welfare are the folks who are going to lead, but it's really the finance ministers which make it and take it mainstream. If we are not making it part of our budgeting process, if we are not making it part of our planning process, then it remains an academic discussion. So I look forward to getting the views on the how part of it when it comes to population. और मैं अगर सारे sessions देखूं, तो I do think that almost every possible element has been covered, including at times areas from which we shy from, which is the religious part of it. But Maulana Usmani and Mufti Usmani being here, and I was here when Minister for Health asked him to join us a couple of months back. और उस वक्त मुफ्ती उस्मानी ने different fatwas वो लेकर आए थे और उन्होंने बड़ी डिटेल में explain किया था, and I'm hoping and assuming कि inshallah when he comes here as part of his session he will do a repeat of that this has nothing to do with religion. तो इसलिए हमें उस टॉपिक से और उस चीज़ से हमें आगे बढ़ना है, बिकॉज जब हमारे बड़े जो मोतबर लोग हैं जो इस सारी चीज़ को लीड कर रहे हैं, तो वो अब आप सुनेंगे. बट आई वाज वेरी इनकरेज्ड विद दैट डिस्कशन बिकॉज वी कैन नॉट shy away from action because some of these elements, hold us back. With respect to the economy, I had a very detailed press conference yesterday, so I'm not going to go into that. In fact, a month back, with my very honorable cabinet colleagues, we also had a very detailed session with the press with respect to structural reforms, whether it's taxation, whether it's energy, SOEs, privatization, right-sizing, pension reforms, etc. But few things are very clear. Whether it's the climate change, whatever we do in terms of how we are going to move from stabilization to inclusive and sustainable growth, the GDP does suffer. The flooding this year is going to shave off roughly 0.5% from our GDP growth forecast. So it's real. And with respect to population, the real GDP growth number, wherever we grow, whichever nominal GDP number we get to, is clearly going to be a dampener if we don't manage it and if we don't control it. In that context, it's not only about the economy that we live in today, it's also about the new economy. Because when we talk about the population dividend and with 64% of our population under the age of 30, this is not about governments giving jobs. I think we have to get out of that mindset. It's the ladies and gentlemen who are freelancers today. It's the ladies and gentlemen who are leading our IT services, ladies and gentlemen who are leading our IT economy at this point in time. We need to upskill them, we need to reskill them. That's how we are going to go forward with respect to this population dividend. और उसमें AI, digital infrastructure, blockchain, Web 3.0, मैं अभी अली चीमा साहब को अभी ये कह रहा था कि इनको मैं मुबारक दे रहा था कि a Pakistani who has done, American Pakistani, who has done extremely well for himself, and I had the privilege of meeting him in New York on the sidelines of UNGA, who has donated money at your institution to set up blockchain. Agar aaj hamare bachche aur bachchiyan, they are writing codes at $2, $3, $4 per hour, and if they come up the curve
through your institution, sir, and other institutions as we scale it up. And if they can start writing codes at $12, $13 per hour, they help themselves and they help the country. So the new economy is very, very important. Whether it's, as I said, AI, digital infrastructure, Web 3.0, blockchain, crypto, as we go forward. And I mention it because we keep on talking about how we're going to grow our economy, but the latest chain analysis shows that we are now, as a country, number 3 in terms of crypto participation. It used to be number 10, we are now number 7, and now we're number 3. And it's very important in the context of population, it's very important in the context of youth, because all of us, or most of us, I see a lot of young men and women here, don't take me wrong, but a lot of us are going to fade away. It's this population which is going to lead the country, and therefore having the Virtual Asset Regulatory Authority so that we can take this discussion forward for the young ladies and gentlemen who are participating in this activity, but in a regulated way. Now, 2.55% is a statistics. I'm sure all the speakers before me must have talked about it. And I'm sure Country Director Malomo is going to talk about this from a World Bank perspective as well. But the issues related to that 2.55%, if we just leave the GDP number outside, 40% of Pakistani children under the age of 5 stunted. Now, this is intellectual poverty. This is our future workforce. This is the future leadership of Pakistan, which, as they enter with a handicap, which we can ill afford. The second one is learning poverty, especially girls out of school. And again, every study, whether it's in Bangladesh, whether it's others, everything that has been talked about is the women participation in the workforce. And therefore, getting these young women back into schools so that they become part of the productive workforce, inshallah, as we go forward. I think the point that Dr. Arif, if I understand correctly, I was just listening to you, and you're absolutely right, because a lot of our premises is based on the fact that if at times we say that 39% of Pakistan is urban, the reality is urbanization has been on the rise. And I do believe that roughly 88% of our population now lives in areas with urban characteristics. And therefore, the context of urban poor, and therefore, ये डॉक्टर साहबा मैंने आपके भी सेशन में ये मैंने बात की थी कि पॉपुलेशन काउंसिल को भी इस पे ज़रा फोकस करना चाहिए, because in the Kachi Abadis, the failure of water, sanitation, hygiene, I think it's going to be very, very critical. Because when I talk about stunting, the reality is we have done interventions on the food side. But the reality is that all of this comes together, whether it's sanitation, is clean water, is spacing between the childbirths. If we want to address stunting, we'll have to do it in a very, very comprehensive way as we go forward. और फिर जो interconnectedness है, उसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर population decrease होती है, उसका carbon emissions में, although, from our perspective is very much around adaptation, but still, everything that we need to do in terms of contributing to emissions coming down is also critical. Now, how do we take it forward? Because हर जगह ये बात होती है कि the how part also needs financing. And I think as the finance minister, I would be remiss if I don't talk about how we do and how we finance this transition. Well, I will start with the multilateral support and the support especially from ADB, and then with President Ajay Banga and
the 10-year country partnership framework. Now, this is a $20 billion commitment over the next 10 years. Every year, the World Bank has committed $2 billion of help and support and assistance. There are 6 agenda items around that $2 billion support. 4 out of 6 deal with existential issues: climate change and population. And within population, I've just mentioned the learning poverty and the stunting bed. I'm sure the country director will expand on that in terms of what they are going to fund, and the ball is in our court to come up with investable, bankable projects and schemes, and therefore looking forward on the how part of it from this August gathering. The second is what is in our control, and I do think that's very, very important, because for everything we cannot run to our multilateral partners. For everything we cannot run to international donors. It's not about ego, it's not even about dignity. It's about the resources that we have and making sure that we repurpose these resources and this funding for what we really require in this country, starting with the flooding. So there was a big discussion whether we should go into an international appeal right away. And the government and the Prime Minister decided we are not going to do that, and I think he was absolutely right. Because we have negotiated in terms of rescue and relief. अगर हम वो भी नहीं कर सकते अपनी resources के साथ, इतना बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ का ये मुल्क है, ये न्यूक्लियर कंट्री है, and every time कोई एक आफत आती है और उसमें हम फौरी तौर पे भागते जाएं बाहर, ये मुनासिब नहीं है. And I think the provinces and the Federation have shown that we can fund the rescue and relief. और आगे rehabilitation और reconstruction की बात होगी, जहाँ वो है, हमारे already funding available है, because we cannot continue to take loans to fund these situations. कोई grant आती है तो ज़रूर आए और हम उसको लेंगे, लेकिन ये जो funding और जो financing है और loans लेके इसको हम आगे नहीं लेके जा सकते. So I think in that context, using our own resources is going to be very critical. इसमें NFC की भी अब बात होती है, और I'm sure during the course of a couple of days this is going to come up. This is not about us against you or against them or whatever. ये तो सारी चीज़ वैसी consensus के साथ आगे चलनी है. And part of that is horizontal indices, including the population part of it. And therefore, I look forward to very constructive discussions, inshallah, with the chief ministers, the finance ministers, during the course of this week and as we take forward. And I'm very sanguine कि जिस तरह हमने पिछले साल National Fiscal Pact को साइन किया था, और ये फेडरेशन और सूबों की मुशावरत के साथ ये हुआ था, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल कंसेंसस के साथ इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे. But this is about self-reliance and self-funding. And the last thing I just want to mention, because I'm also conscious of time, because other speakers have to talk as well, that this has to go beyond our immediate resources. Private-public partnership, I think, is going to be absolutely critical as we go forward. So in that context, the social impact financing framework, which has now been established, and I'm sure Country Director of World Bank is going to talk about it as well. This time around, whichever funding resource we are using, it has to be linked with outcomes. It's not about tracking dollars spent, because we've had enough dollars. We have had enough dollars, and we've had billions of dollars coming in, but there's not much to show. And therefore, it has to be linked with outcomes. And therefore, from the government perspective, we need to be held accountable in terms of where this money is being spent and how this is being spent. And so from that perspective, it's also, with respect to the social impact financing framework, the Pakistan Skills Impact Bond. And I feel very strongly about it, because this is about
NAVTEC and upskilling and reskilling our young men and women in terms of how we take it forward. And High Commissioner, I'm very grateful to the support that the British Asian Trust and the technical assistance funding that we have received from FCDO. So we greatly appreciate what you have contributed to this. And the first Pakistan Skills Impact Bond, inshallah, should be issued in the coming days. So with that, I just want to again thank the Dawn Media Group for organizing such an important conference, and all the practitioners, all the subject matter experts who are here. I look forward, and the government looks forward to being guided by you. Thank you very much. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट 2025 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आबादी की तेज़ी से बढ़ते हुए दबाव ने मुआशी इस्तेहकाम को चैलेंज बना दिया है। हुकूमत ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। बढ़ती हुई आबादी के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना का आबादी कंट्रोल, तालीम, सेहत और रोज़गार के शोबों में मरबूत हिकमत अमली बनाने की उन्होंने ज़रूरत पर भी जोर दिया। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि रवां साल अक्टूबर में सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान थर के कोयले की नकलो हरकत के लिए नई रेलवे लाइन्स बिछाने के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए थे। इस सिलसिले में इस्लाम कोट से छोर और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। सूबाई काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत थरकोल से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और कोयले की सहूलत पोर्ट कासिम पर बनाई जाएगी। इजलास में सोलर होम सिस्टम मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि गरीब घरानों के लिए ऑफ ग्रेड और ऑन ग्रेड सोलर किट्स की फराहमी का मंसूबा जारी है। बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस एंड मेरिटोक्रेसी की जानिब अहम कदम। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी में 150 जवानों की 100% मेरिट पर भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सोशल मीडिया एक्स पर IG पुलिस मोहम्मद ताहिर को शाबाश देते हुए कहना था कि मेरिट पर BC में भर्तियाँ खुशाइंद है। दहशतगर्दों के बयानिए को कुचलने के लिए स्मार्ट ऑपरेशन के साथ साथ गुड गवर्नेंस का मॉडल फ्राहम करना भी नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी और गुड गवर्नेंस दोनों ही महाजों पर भरपूर पेशरफ्त कर रही है। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर तमाम कैडेट कॉलेज स्वात में अदबी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अदबी कन्वेंशन में मुल्की मारूफ अदबी शोरा कराम और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ थे। तकरीब में मेहमानों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, शेर व सुखन के रंग बिखेरे और अदब की अहमियत पर रोशनी डाली। महफिल के दौरान हाज़रीन भरपूर दिलचस्पी से अदबी माहौल और फ़िक्री गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हुए। तकरीब में शुरका ने पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। शुरका का कहना था कि FC ने अमनो अमान, इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए कामयाब और खूबसूरत अदबी कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस तरह की इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल की तरबियत में मुस्बत किरदार अदा करती हैं। अदबी सरगर्मियाँ मुआशरे में बर्दाश्त, हम आहंगी और फ़िक्री तरक्की के रुझानात को फ़रोग़ देती हैं। एडवाइज़र सूबाई मोहतसिब पंजाब रीजनल ऑफिस मंडी बहाउद्दीन आसफा गुल ने मंडी बहाउद्दीन में खुली कचहरी लगाई। उन्होंने कहा कि सूबाई मोहतसिब पंजाब के दफ्तर का बुनियादी मकसद सूबाई महकमों से मुतालिक शिकायत का अजारा करके आम लोगों को उनकी दहलीज पर फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना है। मोहतसिब पंजाब के दफातर में शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं है और ना ही साइल को वकील की ज़रूरत होती है। साइल की शिकायत बराह रास्त सुनी जाती है और बाज़-औक़ात फौरी हल तलब शिकायत का मौके पर ही फैसला कर दिया जाता है। एडवाइज़र मोहतसिब ने शहरियों से कहा कि सूबाई महकमा जात के खिलाफ बदइंतज़ामी, बदनज़मी, बेजा ताक़ीद और बदउनवानी की सूरत में हुसूल इंसाफ के लिए मोहतसिब पंजाब रीजनल ऑफिस मंडी बहाउद्दीन से रुजू करें। वफाकी मोहतसिब की जानिब से मुख्तलिफ इदारों में अवामी शिकायत के अजाले के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। रोहड़ी प्रेस क्लब में मुनक्किदा खुली कचहरी में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानेंगे सक्खर से मलिक इमरान शाहिद की इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ वफाकी इदारों की अवामी सर्विसेज और दीगर शिकायत के फौरी अदाले के लिए वफाकी मोहतसिब की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। रोहड़ी प्रेस क्लब में मुनक्किदा खुली कचहरी में अवाम की एक बड़ी तादाद ने वापडा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस समेत मुख्तलिफ इदारों की शिकायत के लिए रुजू किया।
عوام کی جانب سے اس قسم کے اقدامات کو خاصا سراہا گیا ہے۔ میں نے اپنی یہ ڈیٹیکشن بل پیش کی ہے، اپنی اپلیکیشن پیش کی، انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ان سے میرا ڈیٹیکشن کے بل جو ہے ختم کی۔ روڑی پریس کلب میں منعقدہ کھلی کچہری میں وفاقی محتسب سیکریٹریٹ سکھر کی جانب سے کئی شکایتوں کو فوری طور پر حل کیا گیا۔ اپروکسیمیٹلی 65 کیس تھے سیپو کے، 2 کیس تھے پاکستان ریلوے کے، 3 کیس تھے سوئی گیس کے، اور ماشاءاللہ ہم نے 45 کیسوں کو موقع پہ حل کر دیا۔ کچھ کیس ہم نے 2 کیس نیپرا بھیج دیے اور 15 لاکھ کی ماشاءاللہ ریکوری کی ہے۔ عوام کی جانب سے اس قسم کے اقدامات کو خصوصی طور پر سراہا گیا ہے۔ اس قسم کے اقدامات عوام کی شکایت کے فوری ازالے کے لیے خاصے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ ملک عمران شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سکھر۔ پنجاب حکومت کے غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ کے نئے قانون کے ثمرات عوام کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ننکانہ صاحب کے رہائشی مہر انگیز بختیاری کو 36 سال بعد آخرکار وراثتی 10 ایکڑ اور 1 کنال اراضی کا رقبہ مل گیا، جس پر ان کے سگے بھائیوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ متاثرہ خاتون گزشتہ برسوں سے عدالت اور دفاتر کے چکر لگا رہی تھی اور لاکھوں روپے خرچ کر چکی تھی۔ نئے قانون کے تحت دائر درخواستوں پر ضلعی ایکشن کمیٹی نے 2 دن میں فیصلہ سنایا اور اسسٹنٹ کمشنر عطیہ عنایت کی سربراہی میں ٹیم نے 24 گھنٹوں کے اندر قبضہ دلوایا۔ مسز مہر انگیز بختیاری نے درینہ مسئلے کے فوری حل پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کے آرڈیننس 2025 کے تحت غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کے تحفظ کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع بھر میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر فراہم کیا جا سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اٹک سے ہمارے نمائندے سید انعام علی قاسمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر میں غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کے تحفظ کا آرڈیننس 2025 کے نفاذ کے بعد صوبے کے تمام اضلاع میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر فراہم کیا جا سکے۔ پنجاب بھر کی طرح اٹک میں بھی کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں قبضہ مافیا کے خلاف درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ہر درخواست کو جانچ پڑتال اور شفاف طریقے سے حل کیا جا رہا ہے۔ اس میں عوام کو یہ فائدہ ہے کہ 90 دن کے اندر ان کے فیصلے ہو جائیں گے اور ان کو کسی کاؤنسل کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں ریپرزینٹ کرنے کی۔ وہ ہمیں اپلیکیشنز جمع کرائیں گے ڈی سی آفس کے سیل میں، اور ہم جو ہیں وہ اپلیکیشنز کو پہ رپورٹنگ کر کے ان کو بلا کے ان کو ریگولر بیسس پہ سن کے اور 90 دن کے اندر فیصلہ کریں گے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس آرڈیننس کے نفاذ سے بڑے پیمانے پر عوام کو ریلیف مل رہا ہے اور برسوں سے جاری زمینوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ کب سے ہم قبضہ مافیا گروپ کے وکٹم تھے، ہمیں انشاءاللہ ان سے نجات ملے گی۔ میں شکر گزار ہوں مریم نواز کا جو یہ سسٹم اناؤنس کیا ہے ہمارے لیے قبضہ مافیا کے لیے، اور یہاں پر 1 منٹ کے اندر فیصلہ کیا ہے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ دیکھیں ہم جیسے جتنے لوگ ہیں جو عدالتوں میں چکر لگا کے تھک چکے ہیں، وکیلوں کو فیسیں دے کے تھک چکے ہیں، اور ہم سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑی دادرسی کی ہے۔ ماشاءاللہ یہ میڈم نے میرے حق میں فیصلے دیے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ عوام کا کہنا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کی تحفظ کا آرڈیننس 2025 ایک سنگ میل حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے عوام کو بے پناہ فائدہ ہوگا اور قبضہ مافیا جیسے عناصر کا کلام کما ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے انعام کاظمی، اٹک۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان CCP نے ریکارڈک منصوبے اور ملکی معدنیات کی صنعت سے متعلق اپنی جامع رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق SIFC کی معاونت سے پاکستان کے کان کنی کے شعبوں میں اہم اور تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ CCP کا کہنا ہے کہ پاکستان نایاب معدنیات سے مالا مال ہے۔ ادھر خانیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت بازار کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں 136 دکانیں کاروباری سرگرمیوں کے لیے مکمل فعال ہیں۔ کلثوم بشیر احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق سہولت بازار خانیوال کا باضابطہ افتتاح چیئرمین ملک افضل کھوکھر نے پارلیمنٹرین اور ضلعی افسران کے ہمراہ کیا۔ 136 دکانیں مکمل طور پر کاروباری سرگرمیوں کے لیے فعال ہو گئی ہیں۔ سہولت بازار میں بچوں کے لیے جوائے لینڈ، خواتین اور مردوں کے لیے واش روم، فلٹریشن پلانٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ گاہکوں کے لیے بیٹھنے اور سائے کی بھی جگہ فراہم کی گئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ملک افضل کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق 1 سال میں پنجاب کی تمام تحصیلوں میں بھی سہولت بازار قائم کر دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ خوبصورت تحفہ دیا ہے خانیوال کی عوام کے لیے، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے
हर तरह की चीज़ जो है यहाँ मैसर होगी। लेडीज़ के लिए एक फ्री इन्वायरमेंटल बाज़ार है, यहाँ पे लेडीज़ अपने बच्चों के साथ आके बड़े आसानी के साथ शॉपिंग कर सकती है। खानेवाल को माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तोहफा दिया है। सबसे अच्छा स्टेप ये था कि लेडीज के लिए उन्होंने कोटा मुख्तस किया, जिसमें लेडीज को भी अपना कारोबार इनिशिएट करने का मौका दिया गया। खानेवाल के लिए आज हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा दिन है कि खानेवाल को इतना अच्छा और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। आई थैंक फॉर यू मरियम नवाज, जिन्होंने हमें इस मौका दिया कि लड़कियों को भी सहूलत बाजार जैसी फराहमी की। हम मरियम नवाज का शुक्रगुजार हैं कि हमें ये दुकान दी गई है। स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत बाजार का कयाम खानेवाल के अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। कुलजम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध और स्मोक पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा, तहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी अजला में धुंध और स्मोक छाई रही। स्कर्दू -10, गिलगित कलात -6, कोयटा लह -5, बाबूसर और गोपिस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब में वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी, कांसी के 3 तमगे जीत लिए। ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने विमेंस मास्टर्स कैटेगरी में ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान आर्मी के हवालदार मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स कैटेगरी, जबकि इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में मेडल्स कांसी के तमगे जीते। चैंपियनशिप के मेंस इवेंट में 57 ममालिक, जबकि खवातीन मुकाबलों में 18 ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। ATP चैलेंजर कप मेंस सिंगल्स का टाइटल बरतानिया के जय क्लॉक के नाम रहा। इस्लामाबाद में खेले गए इवेंट के फाइनल में जय क्लॉक ने तुर्किया के मरत अलकाया को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। क्लॉक ने 6-3 और 6-1 से कामयाबी हासिल की। फाइनल PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया गया। एहसामुल हक कुरैशी पाकिस्तानी टेनिस का सबसे बड़ा नाम। एहसामुल हक कुरैशी ने प्रोफेशनल टेनिस कैरियर को खैरबाद कह दिया। एहसामुल हक के टेनिस कैरियर पर मुजीबुल हक की यह रिपोर्ट देखिए। Game, set and match to Denis Garcia from Kazakhstan and Dominic Phelan 7-6 and 6। एहसामुल हक कुरैशी का टेनिस कैरियर ATP चैलेंजर कप के फाइनल के साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। उनका टेनिस कैरियर कामयाबियों, मुस्तकिल मिजाजी और आलमी अमन के लिए गैर मामूली जद्दोजहद का शाहकार रहा। एहसामुल हक कुरैशी ने 2 दहाइयों पर मुहित शानदार प्रोफेशनल कैरियर में 18 ATP डबल्स टाइटल्स अपने नाम किए। उन्होंने 2010 में US ओपन मेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स के फाइनल तक पहुंचकर तारीख रकम की। वो ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। एहसामुल हक कुरैशी ने 2 ATP मास्टर्स 1000 टाइटल्स जीते। उन्होंने 2011 में भारत के रोहन बोपन्ना के साथ मिलकर पेरिस मास्टर्स और 2013 में जेन जोलियर रॉजर के साथ मिलकर मियामी ओपन जीता। एहसामुल हक कुरैशी डेविस कप में पाकिस्तान के सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। 2005 में टीम को वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ तक ले जाने में एहसामुल हक का कलीदी किरदार रहा। एहसामुल हक टेनिस की आलमी दर्जाबंदी में नंबर 8 तक पहुंचे। एहसामुल हक का कैरियर सिर्फ टाइटल्स का मजमुआ नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान के अमन के सफीर के तौर पर भी आलमी सतह पर जाने जाते हैं। उन्हें 2 बार ATP के आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया। वो ये एजाज 2 मरतबा हासिल करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं। That every time I come here, I feel there is a very wrong perception about Pakistan being a terrorist country. We are very friendly, loving and caring people, and we want peace in this world as much as you guys want, and may Allah bless us all. Thank you. Well said. एहसामुल हक कुरैशी का कैरियर न सिर्फ टेनिस की दुनिया का नुमाया संग मील है, बल्कि ये इस हकीकत की मजबूत गवाही भी है
कि आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाना और कौम का नाम रोशन करना महज ख्वाब नहीं, ये अज़्म और मेहनत से हकीकत बन सकता है। एहसामुल हक कुरैशी अब बैनुल अक़वामी सतह पर टेनिस से रिटायर हो गए, लेकिन उनकी मीरास और जद्दोजहद हमेशा पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ियों के लिए रहनुमाई और आने वाली नस्लों के लिए रोशन मिसाल बनी रहेगी। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। It's time to say goodbye to professional tennis. पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम बांग्लादेश में 5 T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 का 15 रुकनी स्क्वाड बांग्लादेश पहुंच गया। कौमी अंडर 19 टीम 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बांग्लादेश विमेंस अंडर 19 के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश रवानगी से कबल खिलाड़ियों ने कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 15 रोज़ा तरबियती कैंप में हिस्सा लेकर अपनी तैयारी मुकम्मल की। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम की क़यादत ईमान नसीर करेंगी। यूएई बुल्स ने T10 लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। अबूधाबी में खेले गए फाइनल में यूएई बुल्स ने एस्पिन स्टालियंस को 80 रन से हराया। यूएई बुल्स ने मुकर्ररा 10 ओवर्स में 1 विकेट पर 150 रन बनाए। टिम डेविड ने 30 गेंदों पर 98 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 12 छक्के और 3 चौके शामिल थे। जवाब में एस्पिन स्टालियंस की टीम 4 विकेटों पर 70 रन ही बना सकी। टिम डेविड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हासिल होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।